गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू पेंडलम ईडीयू पे आप सभी का स्वागत है गाइज। आज के सेशन में हम लोग डेली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे ऑफ 21 मई 2022। सो गाइज जल्दी इस सेशन को ज्वाइन कर लीजिए एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। सो गाइज मैं आपको बता दूं कि जो भी बच्चे यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, पेंडलम ईडीयू आपके लिए लेकर आया है यूपीपीसीएस की टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको 6 फुल लेंथ टेस्ट, 5 सेक्शनल एंड 4 करंट अफेयर बेस्ड मॉक टेस्ट मिलेंगे। एग्जाम आपका आने वाला है तो दिस इज़ द राइट टाइम फॉर प्रैक्टिस। तो आज ही इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करिए। इसमें अगर आप कोड यूज़ करेंगे पेंडलम ईडीयू तो इसमें आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक गिवन है। इसके साथ साथ मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको हाफ ईयरली करंट अफेयर ई बुक भी अवेलेबल होगी। सो आज ही इसको परचेज़ करिएगा गाइज। इसके अलावा आपके लिए पेंडलम ईडीयू लेकर आया है हाफ ईयरली करंट अफेयर्स बुक। ये प्रिंट वर्जन में भी अवेलेबल है फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर 2021। अगर आपको प्रिंट वर्जन चाहिए या फिर आपको ई बुक पढ़नी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप ले सकते हैं। बैंकिंग अवेयरनेस भी अवेलेबल है एंड आपका स्कोर बूस्टर क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आपके करंट अफेयर्स भी अवेलेबल हैं, जिसमें आपको 3000 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे। ये बुक बैंकिंग की छोड़ के बाकी सारी आपकी हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो आप आज ही इसको परचेज़ करिए। इसके अलावा आप एनुअल सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सब लिंक्स गिवन है गाइस। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, रिसेंटली अ प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग साइट डेटिंग बैक 10,000 to 30,000 ईयर्स हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। हाल ही में एक 10,000 से 30,000 साल पुराने एक पूरा पाषाणिक शैलचित्र स्थल की खोज की गई है। तो ये किस राज्य में खोज की गई है वो आपको बताना है। कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु एंड तेलंगाना। बताएंगे जल्दी से गाइस, कमेंट करके आंसर बताइए। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, फटाफट से बताइएगा, जल्दी से कमेंट करिए। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन डी, दैट इज तेलंगाना। तेलंगाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो अभी हाल ही में एक प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग साइट पाई गई है। कहाँ पे पाई गई है? तेलंगाना के कासीपेटा में, जो कि यादाद्री भुवनगिरी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। सो पहली बार ऐसा हुआ है कि रॉक पेंटिंग्स जो है इस रीजन में डिस्कवर की गई है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा अब जो पेंटिंग्स वहाँ पर देखी गई हैं, तो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि जहाँ पे ह्यूमन को एक स्टिक लाइक फीचर, स्टिक लाइक पैटर्न से ऐसे डिनोट किया जाता था। इस तरह से अगर कोई ह्यूमन है तो उसको इस तरह से जो है डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते थे। इसके अलावा ज्योमेट्रिक पैटर्न्स बनाए जाते थे, एनिमल्स को रिप्रेजेंट किया जाता था। सो उन प्री हिस्टोरिक यहाँ पर पेंटिंग्स की, रॉक पेंटिंग्स की बात की जा रही है। उस टाइम पे लोगों का क्या लाइफस्टाइल था, क्या कैसे करते थे, वो सब वहाँ से डिपिक्ट होता है। सो ये जो यहाँ पे साइट पाई गई है, यहाँ पे देखा गया कि बहुत सारी जो पेंटिंग्स हैं ये रेड ओकरे में है, यानी कि लाल गेरू से बनी हुई है। एंड ये जो पेंटिंग है इसमें 4 बाइसन की पेंटिंग, 2 व्यक्ति और एक घोड़े जैसा दिखने वाला एनिमल, इसकी पेंटिंग देखी गई है। इसके अलावा और क्या फाइंडिंग्स हुई हैं? दूसरा क्या है, एक ह्यूमन फिगर, 2 मैन की फोटो है ना, पेंटिंग है। तो पहला जो ह्यूमन फिगर है दिस इज स्टैंडिंग बिहाइंड 4 बाइसन, 4 बाइसन के पीछे खड़ा है और उसको एक्स पैटर्न से ड्रॉ किया गया है एक मैन को। ठीक है, जो बंदी मुरलीधर हैं, मुरलीधर रेड्डी, इन्होंने इस पेंटिंग को वेरीफाई किया। ये स्टूडेंट थे विष्णु वाकंकर के, जिनको फादर ऑफ इंडियन रॉक आर्ट स्टडीज कहा जाता है। सो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि फादर ऑफ इंडियन रॉक आर्ट स्टडीज किसको कहा जाता है, तो विष्णु वाकंकर आपका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो एक और जो है बाइसन के पास एक आदमी मिला था। ठीक है, 2 आदमियों की फोटो बताई थी मैंने आपको। सो एक और आदमी मिला था, एक और पेंटिंग मिली है जो रेगोंडा स्थल पर हथियार के साथ एक आदमी के पेट्रोग्लिफ के समान है। सो गाइस बेसिकली क्या है
कि बाइसन के पास जो एक और आदमी मिला है, ये आपका पेट्रोगल्फ वर्ड इसीलिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है कि रॉक पे जो भी आप पेंटिंग्स करते हैं उसको पेट्रोगल्फ कहा जाता है। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो एक रेंगोड़ा स्थल है वहाँ पर एक आदमी जो आपका एक वेपन लेके खड़ा है, उसके जैसी फिगर यहाँ पर एक और देखने को मिली है, जो बाइसन के पास एक आदमी खड़ा है। अब क्या है कि जो माइक्रोलिथ्स रॉक टूल्स हैं ये भी यहाँ पर पाए गए हैं। ये इंडिकेट करते हैं कि माइक्रोलिथ एज को ये बिलोंग करता है। माइक्रोलिथ एज आपके अराउंड 30,000 ईयर्स टू 3,000 ईयर्स तक का था जो एज। सो माइक्रोलिथ मतलब कि उस समय पर आपके छोटे छोटे टूल्स बनाए जाते थे, इसलिए इसको माइक्रोलिथ टूल एज कहा गया है। तो माइक्रोलिथ रॉक टूल्स वहाँ पर पाए गए हैं जो माइक्रोलिथ आपकी एज को बिलोंग करते हैं। इसके अलावा जो बंदा वेपन लेके खड़ा है ये इंडिकेट करता है कि ये शायद लेटर पीरियड में आपका ड्रॉ किया गया था। ठीक है, सो यहाँ तक क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल फ्रेम द प्रिंसिपल्स फॉर स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। सो निम्न में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में रणनीतिक विनिवेश के लिए सिद्धांत तैयार करेगा। सो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस सार्वजनिक उद्यम विभाग, बोर्ड्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के बोर्ड, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स दैट इज वाणिज्य विभाग। तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? आपको क्या बताना है कि स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के लिए कहाँ पर पब्लिक सेक्टर जो कंपनीज होती हैं उनके लिए प्रिंसिपल कौन फ्रेम करेगा। सो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, दीपम। तो ये चर्चा में अभी क्यों था इसको देख लेते हैं हम लोग। सो अभी कैबिनेट ने जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है उसके बोर्ड को पावर दी है कि अगर उनको लगता है कि डिसइन्वेस्टमेंट करना है या फिर उनकी कोई ऐसी सब्सिडरी है जो लॉस में जा रही है एंड उसको जो है बंद करना है, तो ऐसे केसेस में जो है कैबिनेट ने पीएससी बोर्ड को यहाँ पर पावर दे दी है कि आप वहाँ पे कॉल ले सकते हैं। सो इसको प्रपोजल को कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। इसमें स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट और माइनॉरिटी स्टेक सेल भी शामिल है। देखिए डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आप किसी जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है या पब्लिक सेक्टर कोई भी XYZ कंपनी है उसका आप कुछ % स्टेक जो है आप यहाँ पर बेच रहे हैं टू प्राइवेट सेक्टर। अब प्राइवेटाइजेशन तो क्या होता है कि आपने 100% मतलब मोर देन 51% आपने जो स्टेक था वो प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, तो वहाँ पर बोर्ड का कंट्रोल भी चला गया प्राइवेट सेक्टर के हाथ में, तो ये प्राइवेटाइजेशन हो गया। डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है, आप 50% से कम जो है यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को देते हैं। लेकिन स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट जो होता है ये आपका दिस इज समवॉट सिमिलर टू आपका प्राइवेटाइजेशन का ही कुछ एक रूप होता है कि इसमें आपका जो आप प्राइवेट सेक्टर को देते हैं वो आपका उसके लिए अलग से गाइडलाइंस यहाँ पर डिफाइन की गई हैं जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। अच्छा, करंटली हम देखें तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं महारत्न, नवरत्न या मिनी रत्न के, उनके पास कुछ लिमिटेड पावर्स ही हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, और अगर कोई फाइनेंशियल जॉइंट वेंचर उनको रखना है तो इससे क्या होगा, उनको और ऑटोनॉमी मिलेगी और जो एक इंटरफेरेंस है गवर्नमेंट का वो कम हो जाएगा। सो प्रिंसिपल्स फॉर स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट इनको कौन फॉर्म करेगा, इसको दीपम फॉर्म करेगा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट है। उसके 4 मेजर एरिया है काम करने के, जिसमें आपका स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, माइनॉरिटी स्टेक सेल्स, एसेट मोनेटाइजेशन और कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग आता है। इसके अलावा जो क्लोजर के लिए नॉर्म्स होंगे, जो किसी सब्सिडरी को बंद करना होगा उसके लिए जो नॉर्म्स बनाएगा वो कौन बनाएगा, दैट विल बी डन बाय डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, जो कि एक और डिपार्टमेंट है वित्त मंत्रालय का, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। ठीक है, स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट की हम बात करें तो जैसे मैंने भी बताया, दिस इज द सेल ऑफ सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग ऑफ अ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का अप टू 50% जो सेल होता है या फिर उससे हायर भी हो सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो क्या डिटरमिन करती है, तो 50% तक भी हो सकता है, उससे ऊपर भी हो सकता है।
अलॉन्ग विथ ट्रांसफर ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल, इसमें मैनेजमेंट कंट्रोल का ट्रांसफर भी शामिल होता है। तो स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ तक आई होप क्लियर होगा, ठीक है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं दीपम आपका कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है, किस मंत्रालय का डिपार्टमेंट है। सो दिस इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत ही आता है। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, इंपॉर्टेंट है। Anil Baijal has recently resigned from his post. He was the lieutenant governor of which union territory? अनिल बैजल ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वह किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल थे? दिल्ली, लद्दाख, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड पुडुचेरी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर आना चाहिए गाइस। सो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, दैट इज दिल्ली। दिल्ली के ये लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। सो इन्होंने हाल ही में रेजिग्नेशन दे दिया है। ये 2016 में अपॉइंट हुए थे एज दी एलजी ऑफ दिल्ली एंड ये 21st लेफ्टिनेंट गवर्नर थे दिल्ली के। और इन्होंने एज वाइस चेयरपर्सन ऑफ दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी भी सर्व किया है और 2006 में रिटायर हो गए थे एज यूनियन अर्बन डेवलपमेंट सेक्रेटरी। सो जो दिल्ली या फिर किसी भी आपकी जो यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, उसमें जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं वो आपके हेड होते हैं। सो एक एक्ट पास किया गया था, एनसीटी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991। सो इस एक्ट के अंतर्गत ये 2021 में पास किया गया था। सो इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर को हेड ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट बनाया गया था, ठीक है। और यहाँ पर आपको याद होगा बहुत यहाँ पे क्लैशेस भी हुए थे बिटवीन एलजी एंड जो चीफ मिनिस्टर थे पावर्स को लेकर, लेकिन ये क्लैरिफाई किया गया था कि जैसे गवर्नर का रोल होता है एक स्टेट में, तो वैसे ही सिमिलर रोल जो है आपका एलजी का होता है, सिमिलर पावर्स उनकी होती हैं। ये क्लैरिफाई किया गया था कि इक्विवेलेंट पावर्स होती हैं एलजी ऑफ यूनियन टेरिटरी और गवर्नर ऑफ स्टेट की। इसके अलावा जो अपॉइंटमेंट होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर का या गवर्नर का स्टेट में, वो कौन करता है? वो प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर के अलावा एडमिनिस्ट्रेटर भी होते हैं यूनियन टेरिटरी के। तो कुछ हम यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर देख लेते हैं, एलजी देख लेते हैं बाकी यूनियन टेरिटरी के। सो अंडमान निकोबार आइलैंड के जो करंट लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो है एडमायरल डीके जोशी। चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं श्री बनवारी लाल पुरोहित। दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव के हैं श्री प्रफुल्ल पटेल, ही इज एडमिनिस्ट्रेटर। जम्मू एंड कश्मीर के श्री मनोज सिन्हा है करेंटली एलजी, ठीक है। इसके अलावा लक्षद्वीप जो है ये एक यूनियन टेरिटरी है, अगेन इसके एडमिनिस्ट्रेटर श्री प्रफुल्ल पटेल हैं। पुडुचेरी की डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन है, इनको एडिशनल चार्ज मिला हुआ है, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं ये। लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर करेंटली ये श्री राधा कृष्ण माथुर हैं, ठीक है। सो क्लियर है सभी को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ आपकी स्क्रीन पर। विच स्टेट हैज वॉन द 12th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप 2022 इन भोपाल? भोपाल में 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 किस राज्य ने जीती है? हरियाणा, झारखंड, कर्नाटका एंड उड़ीसा। बताएंगे फटाफट से, जल्दी से कमेंट करके बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। फटाफट से बताइएगा इस। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन डी, दैट इज उड़ीसा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो अभी 12th हॉकी इंडिया जो सीनियर वुमेन चैंपियनशिप है ये आपकी भोपाल में हुई है 2022। ये नेशनल चैंपियनशिप है, उड़ीसा ने जीती है। किसको हरा के जीती है? कर्नाटका को फाइनल्स में हराया था 2-0 से। इसके अलावा झारखंड जो है इसकी तीसरी पोजीशन आई है, इसने हरियाणा को हराया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन 19 मई 2022 कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ सिक्किम ऑर्गेनाइज्ड सिक्किम ऑर्गेनिक फूड समिट एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन सिक्किम? सिक्किम में के वाणिज्य और उद्योग विभाग ने 19 मई 2022 को सिक्किम में इनमें से किस स्थान पर सिक्किम जैविक खाद्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है? गैंगटक, ग्यालशिंग, मंगन एंड नामची। बताएंगे। सो करेक्ट आंसर का ऑप्शन ए हो जाएगा, दैट इज गैंगटक। सो ये जो फूड समिट है गैंगटक में ऑर्गेनाइज किया गया
एंड 19 मई को ये ऑर्गेनाइज किया गया। इसको यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने सपोर्ट किया है। सो सिक्किम अभी एक और वजह से चर्चा में था, क्योंकि सिक्किम का जो स्टेटहुड डे है, ये आपका मनाया गया था 16 मई को, क्योंकि 16 मई 1975 में सिक्किम जो है ये 22वां राज्य बना था, 22nd स्टेट बना था भारत का थ्रू 36th अमेंडमेंट एक्ट, 36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975 के थ्रू ये जो है 22वां राज्य भारत का बना था। सो सिक्किम की हम बात करें तो दिस इज सेकेंड स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। अगर हम बात करें, इसकी कैपिटल गैंगटक है। चीफ मिनिस्टर करंटली कौन है यहाँ पर? प्रेम सिंह तमांग है। गवर्नर यहाँ पर गंगा प्रसाद हैं। स्टेट एनिमल सिक्किम का रेड पांडा है। एंड एक इम्पॉर्टेंट यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है खानचेनजोंगा नेशनल पार्क, दिस इज ऑल्सो लोकेटेड इन सिक्किम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद विच ऑफ द फॉलोइंग हैज गवर्नमेंट मार्केट प्लेस inked MOU to enable the engagement of women-led enterprises as sellers and service providers on GM पोर्टल। इनमें से किसके साथ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों को विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं के रूप में GM पर शामिल करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? कन्फेडरेशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, महिला उद्यमियों का परिसंघ, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, स्वरोजगार महिला संघ, श्री महिला गृह उद्योग एंड स्त्री मुक्ति संगठन। बताएंगे। सो आपको याद होगा कल भी हमने डिस्कस किया था कि GEM ने एक और MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। वो CSE जो ई सर्विसेज लिमिटेड कंपनी थी, एंड इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट उसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किए थे। एंड उसका पर्पस था कि जो पोस्ट ऑफिसेज में लोग हैं एंड जो CSE सेंटर पे लोग हैं उनको ट्रेन करना, ताकि जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट होता है आपका GM पोर्टल में, उसमें सबकी पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो सके, बायर सेलर सबको एक जगह एंगेज किया जा सके। सो इस बार जो यहाँ पर MOU साइन हुआ है, दिस इज़ फॉर वुमेन एंटरप्राइजेस, उनको एज सेलर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर पोर्टल पर लेकर आना, उनका एंगेजमेंट को बढ़ाना, ये इसका पर्पस है। सो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन। सो जैसे मैंने आपको बताया, तो इसका पर्पस यही है कि वुमेन लेड एंटरप्राइजेस जो हैं उनको एज वेंडर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर GM पोर्टल पर लेकर आना है। सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन ये ट्रेड यूनियन बेस्ड है, जो कि अहमदाबाद में है लोकेटेड, ट्रेड यूनियन है। ये इनफॉर्मल वर्कर्स का एक लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, याद रखिएगा। बात करें हम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की, तो जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि ये 9 अगस्त 2016 में लॉन्च हुआ था। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कब लॉन्च किया गया था। ये 100% गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, सेक्शन 8 की कंपनी है। एंड इसको कौन से मंत्रालय के अंतर्गत इसको फॉर्म किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। और इसको क्यों बनाया गया था? ताकि जो भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज हैं, स्टेट डिपार्टमेंट्स हैं, उनको अगर कोई या स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनको कोई भी प्रोक्योरमेंट करना है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट करना है, सो दे कैन यूज़ दिस। ठीक है, सो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इसीलिए लॉन्च किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। द 4th क्वाड लीडर समिट ऑन 24th में विल बी हेल्ड इन विच सिटी? तो अभी 24 मई को 4th क्वाड लीडर समिट होने वाला है। और क्योंकि ये इस बार का 4th क्वाड लीडर समिट है, तो याद रखिएगा कि 2022 में कौन सा संस्करण यहाँ पर क्वाड लीडर समिट का हुआ था, तो 4th था। इसके अलावा ये आपका कहाँ पर होगा, ये क्वेश्चन है। ओसाका, टोक्यो, सिडनी एंड मेलबर्न। सो करेक्ट आंसर का ऑप्शन बी हो जाएगा, दैट इज टोक्यो में होने वाला है। इसमें PM मोदी पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, PM मोदी क्वाड लीडर समिट जो टोक्यो में होने वाला है, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा क्योंकि जब ऐसी समिट होती है तो बायलैटरल टॉक्स भी होती हैं। सो PM मोदी जो है जापान के जो अभी PM है फूमो किशिदा जो है, उनके साथ बातचीत करेंगे, बायलैटरल टॉक्स करेंगे। इसके अलावा PM स्कॉट मॉरिसन, इनके साथ भी वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का रिव्यू करेंगे और जो करंट डेवलपमेंट्स हैं उन पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा करंट जो यूक्रेन में सिचुएशन चल रही है, ये मेन फोकस होगा समिट के डिस्कशन का। बात करें क्वाड की, तो क्वाड्रिलेटरल आपने सुना होगा,
क्वाड उसी से ही वर्ड आया है, यानी कि इसमें एक फोरम है जिसमें 4 देश शामिल हैं। मेंबर कंट्रीज कौन है? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूएस। 2007 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। इसका मेन एम यही है कि जितने भी जो इंडो पैसिफिक रीजन है इसको फ्री एंड ओपन रखा जाए, जो भी क्रिटिकल सी रूट्स हैं इनको किसी भी इन्फ्लुएंस से जो है बचाया जाए। तो बेसिकली चाइना के एग्रेशन के अगेंस्ट ये फॉर्म किया गया था। द फर्स्ट इन पर्सन मीटिंग क्वाड लीडर्स की, इसको किसने होस्ट किया था? यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन ने 2021 में इसको होस्ट किया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ठीक है। किसके द्वारा होस्ट की गई थी? फर्स्ट इन पर्सन मीटिंग ऑफ क्वाड लीडर्स, ठीक है। सो कब होने वाला है क्वाड समिट? ये आपका 24 मई को होगा एंड कहाँ पर होगा? टोक्यो में होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट हंसा एनजी एयरक्राफ्ट? हंसा एनजी एयरक्राफ्ट के बारे में कौन सा कथन सही है? ये एक 2 सीटर न्यू जनरेशन फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। ये 2 सीटों वाला नई पीढ़ी का उड़ने वाला ट्रेनर विमान है और करेंटली इसने इन फ्लाइट इंजन रीलाइट टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। तो इसने अपना उड़ान के दौरान इंजन रीलाइट टेस्ट पूरा कर लिया है। कौन सा कोड यहाँ पर सही है? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2 एंड नन ऑफ द अबव। बताएंगे जल्दी से कमेंट करके गाइस, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है हंसा एनजी के बारे में? सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज बोथ 1 and 2, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। सो हाल ही में हंसा एनजी ने अपना जो रिलाइट टेस्ट है ये कंप्लीट कर लिया है एंड ये जो टेस्ट है ये बहुत ही क्रिटिकल है। अब यहाँ पर आसानी से इसको DGCA से सर्टिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है, एयरक्राफ्ट को फ्लाई करने के लिए। सो ये एक आइडियल एयरक्राफ्ट है कमर्शियल पायलट लाइसेंसिंग के लिए, क्योंकि इसकी एक तो कॉस्ट कम है और दूसरा क्या है, इसका फ्यूल कंजप्शन भी कम है, ठीक है। सो इसीलिए एक अच्छा ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। सो ये 2 सीटर न्यू जनरेशन फ्लाइंग एयरक्राफ्ट है और इसको बनाया किसने है? इसको CSIR की जो एक लेबोरेटरी है, NAL, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी के द्वारा जो है इसको बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो फ्लाइट टेस्ट कैरी आउट हुआ था ये 7000 से 8000 की फीट पर एट अ स्पीड ऑफ 60 to 70 नॉट्स ये कंडक्ट किया गया था। CSIR की हम बात करें तो ये एक R&D ऑर्गेनाइजेशन है। इसका फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। कई बार आपको एग्जाम में फुल फॉर्म्स भी पूछ लेते हैं। सितंबर 1942 में इस्टेब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर इसके न्यू दिल्ली में है एंड इसको फंड कौन करता है? इसको मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसको फंड करती है और ये एज एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है अंडर दी सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860। चेयरमैन कौन है करंट इसके? शेखर सी मांडे हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़े हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखिए, who has released the state of inequality in India report at a webinar organized by EACPM and the Institute for Competitiveness on 18th May 2022। 18 मई 2022 को EACPM और इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा आयोजित एक वेबिनार में भारत में असमानता की स्थिति रिपोर्ट किसने जारी की है? डॉक्टर विवेक देबरॉय, डॉक्टर राजीव कुमार, श्री VK सारस्वत एंड अमिताभ कांत। बताएंगे। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज डॉक्टर विवेक देबरॉय ने रिपोर्ट जारी की है एंड इस रिपोर्ट को वेबिनार के दौरान जो है रिलीज किया गया है। इस रिपोर्ट में इंफॉर्मेशन बेस्ड है ऑन इनइक्वालिटीज। अब इनइक्वालिटीज कौन कौन से क्षेत्र में? रिलेटेड टू हेल्थ, एजुकेशन, हाउस होल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द लेबर मार्केट, ठीक है। इन सब से रिलेटेड यहाँ पर आपका जो है इसमें इनइक्वालिटीज शामिल हैं। तो इस पे कुछ नज़र डाल लेते हैं क्या क्या हाइलाइट्स रही रिपोर्ट की। सो इसमें कहा गया है कि अर्निंग्स जो हैं, जो कमाई है वो बढ़ी तो है, लेकिन जो उसके फ़ायदे हैं, जो बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ हैं, ये कुछ ही हाथों में ही, कुछ ही पॉपुलेशन को ही सिर्फ उसका बेनिफिट मिल पाया है। इसके अलावा जो कंडीशन है एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की, ये बेहतर हुई है। स्कूल्स में अगर हम देखें तो 95% ऑफ स्कूल्स हैं अब वहाँ पर टॉयलेट फैसिलिटीज़ हो गई हैं एंड 97.5% ऑफ स्कूल्स में सेफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है। तो यहाँ पर ये चीज़ में इम्प्रूवमेंट देखा गया है। इसके अलावा जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है कि कितना आपका जो लेबर है वो एक्चुअली में वर्क कर रही है, सो वो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ये इंक्रीज़ हुआ है फ्रॉम 49.8% इन 2017-18 टू 53.5% इन 2019-20।
ठीक है। सो ये डेटा जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, और अगर जैसे आप स्टेट पीसीएस के मेंस लिख रहे हैं, यूपीएससी के मेंस लिख रहे हैं, तो वहाँ पर आप इस डेटा को यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल एक्वायर पतंजलि आयुर्वेद फूड रिटेल बिजनेस फॉर 690 करोड़, 690 करोड़ में पतंजलि आयुर्वेद के खाद्य खुदरा कारोबार का अधिग्रहण कौन करने वाला है? पार्ले बिस्किट, डाबर इंडिया लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड एंड रुचि सोया। सो गाइज, पतंजलि आयुर्वेद का जो फूड रिटेल बिजनेस है इसको एक्वायर कौन कर रहा है? रुचि सोया इसको एक्वायर कर रहा है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो जो एक्वाजिशन है इसके लिए एक बिजनेस ट्रांसफ़र एग्रीमेंट साइन होना है ताकि इसको एक्वायर कर सके। इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी फूड रिटेल बिजनेस में? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, पैकेजिंग, लेबलिंग एंड रिटेल ट्रेडिंग, ये सभी चीज़ें इसमें शामिल होंगी। इससे 690 करोड़ की ये डील हुई है। रुचि सोया जो है इसको मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भी मिलेंगे पतंजलि आयुर्वेद की, कौन कौन से, जो कि पदर्था, हरिद्वार और निवासा में लोकेटेड है। और इस फर्म का नाम चेंज होके क्या हो जाएगा? पतंजलि फूड्स लिमिटेड हो जाएगा। ठीक है, पतंजलि आयुर्वेद से पतंजलि फूड लिमिटेड इसका नाम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड बी डे 2022? विश्व मधुमक्खी दिवस 2022 का विषय क्या है? सेव द बीज, बी एंगेज, सेलिब्रेटिंग द डाइवर्सिटी ऑफ बीज एंड बी कीपिंग सिस्टम, बी एंगेज, बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज, मेक अ बेटर वर्ल्ड फॉर बीज। बताएंगे जल्दी से कमेंट करके करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका गाइस, फटाफट से बताइए। इनमें से कौन सा थीम है विश्व मधुमक्खी दिवस का? हर साल आपका 20 मई को वर्ल्ड बी डे सेलिब्रेट किया जाता है। एंड ये मेनली क्यों सेलिब्रेट किया जाता है कि जो बी होती हैं उनका क्या रोल होता है अपने इकोसिस्टम में, उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए दिन मनाया जाता है। थीम क्या है? बी एंगेज, सेलिब्रेटिंग द डाइवर्सिटी ऑफ बीज एंड बी कीपिंग सिस्टम। सो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। कल्टीवेशन ऑफ हनी बी को क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहा जाता है। ठीक, कल्टीवेशन ऑफ बी जो हम मधुमक्खी पालन करते हैं उसको एपीकल्चर कहा जाता है। बी बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिनेटर्स होते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि उनका बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और फूड सिक्योरिटी भी इंश्योर करती हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या हैं बी कीपिंग के लिए, सो नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन स्कीम है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा जो है यहाँ पर इम्प्लीमेंट की गई है। एंड ये बेसिकली जो भी आपका बी सेक्टर है उसके हॉलिस्टिक ग्रोथ के लिए, उसमें लोगों को प्रमोट करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, ये सब के लिए ये आपका किया गया है। इसके अलावा एक हनी मिशन प्रोग्राम भी यहाँ पर KVIC के द्वारा शुरू किया गया है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ MSME, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के द्वारा। सो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो क्वेश्चन इज, हु हैज़ वन द गोल्ड मेडल एट द IBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन इस्तांबुल? इस्तांबुल में जो अभी विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुई, इसमें स्वर्ण पदक किसने जीता है? मनीषा मौन, प्रवीण हुड्डा, लेखा केसी एंड निखत जरीन। सो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, दैट इज निखत जरीन। तो निखत जरीन ने हाल ही में गोल्ड मेडल जीता है, 52 kg कैटेगरी में इन्होंने जीता है आफ्टर डिफीटिंग थाईलैंड की जितपोंग जुतमास। एंड ये 5वीं ऐसी महिला बनी है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। इससे पहले मैरी कॉम जो है ये 6 गोल्ड जीत चुकी हैं, 6 टाइम रिकॉर्ड चैंपियन रही हैं। इसके अलावा सरिता देवी, जेनी RL एंड लेखा किसी की बाद 5वीं महिला बनी है। और लास्ट जो इंडिया ने गोल्ड जीता था इस महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में, वो मैरी कॉम ने जीता था 2018 में, और उसके बाद अब 2022 में निखत जरीन ने जीता है। मनीषा मौन ने 57 kg कैटेगरी में और प्रवीण हुड्डा ने 63 kg कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो टोटल मेडल जो इंडिया के रहे वो 3 रहे। और ये जो चैंपियनशिप है विमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, ये 2001 से स्टार्ट हुई थी। एंड 2001 से और 2022 तक अब तक हम टोटल अगर इंडिया की मेडल टैली देखें तो उसमें टोटल 39 मेडल्स हो चुके हैं, जिसमें 10 गोल्ड, 8 सिल्वर और 21 ब्रॉन्ज शामिल हैं। इसके अलावा इस बार वाला जो एडिशन है, दिस इज़ द 12th एडिशन।
जो 2022 में ये चैम्पियनशिप हुई है, 12th एडिशन है, और इससे पहले जो हुई थी वो 2019 में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फूड ग्रेन प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड बाय हाउ मेनी मिलियन टन्स इन 2021-22 कंपेयर टू द प्रीसीडिंग 5 ईयर्स, पिछले 5 वर्षों में की तुलना में 2021-22 में खाद्यान्न उत्पादन में कितने मिलियन टन की वृद्धि हुई है? 13.23, 23.80, 37.04 एंड 25.95। सो करेक्ट आंसर्स का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, दैट इज 23.80। सो गाइज अभी जो है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने अपना तीसरा जो एस्टिमेट है एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन का, मेजर एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन का 2021-22 के लिए जारी किया है। एंड इसमें देखा गया है कि पिछले 5 साल के कंपैरिजन में ये जो एस्टिमेट है, जो फूड प्रोडक्शन है, दिस हैज इंक्रीज बाय 23.80 मिलियन टन्स। सो जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है इंडिया में एस्टिमेट किया जा रहा है 314.51 मिलियन टन्स, जो कि 2020-21 के कंपैरिजन में 3.77 मिलियन टन्स ज़्यादा है। इसमें जो मेजर क्रॉप्स हैं आपके राइस, मेज, पल्सेस, ऑयल सीड, ग्राम, रेप सीड, मस्टर्ड एंड शुगर केन, कहा जा रहा है कि ये रिकॉर्ड प्रोडक्शन यहाँ पर शो करने वाले हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेशन है। सो एक टेबल के थ्रू हम लोग देख लेते हैं। सो एवरेज 5 ईयर का प्रोडक्शन आप देख सकते हैं फॉर राइस, व्हीट, कोर सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड एंड शुगर केन। वही जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन है 2021-22 के लिए, ये उसके कंपैरिजन में ज़्यादा है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे राइस के लिए ये 116.43 था एंड अभी ये 129.66 मिलियन टन्स इसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है। फॉर व्हीट आप देख सकते हैं 103.88 मिलियन टन्स, बट फॉर एक्सपेक्टेड इज 106.41 मिलियन टन्स। तो इसी तरह से बाकी का भी गिवन है यहाँ पर। सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट दी टुडेज करंट अफेयर्स। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर गाइज ज़रूर करिएगा एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए। चलिए फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स सेशन में, तब तक थैंक यू सो मच।